हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में मैं शबो खान स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करती हूँ और आशा है मुझे आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आप सभी जो रिसेंटली यूजीसी नेट का जो अभी अपडेट आई है, 3 चेंजेस जो हुए हैं 2024 के लिए, आप उससे अवगत हो गए होंगे। और अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएं और जो चेंजेस है उसको एक बार जो नोटिस है उसे अच्छे से पढ़ लें। और लास्ट हम महाभोज नाटक पढ़ रहे थे जिसमें हमने इसके 4 दृश्य कंप्लीट कर लिए थे। यह जो नाटक है अंकों में ना विभाजित होकर यह दृश्यों में है। अदर जो नाटक होते हैं, दूसरे नाटक जो अंकों के साथ, उसमें अंक के अंतर्गत जो होते हैं दृश्य चलते हैं, बट इस नाटक में अंक ना होकर डायरेक्ट दृश्य हैं। तो आप इसे हमने 4 दृश्य कंप्लीट कर लिए थे, पूरे हमारे हो चुके थे 4 दृश्य। आज हम इसका 5वां दृश्य आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये जो नाटक है थोड़ा थोड़ा मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। ये जो नाटक था हमारा उपन्यास से इसका रूपांतरण नाटक के रूप में किया गया। जो उपन्यास था वो 1979 का में था। उसके बाद 1979 के बाद जो महाभोज नाटक का जो रूपांतरण हुआ है वो 1982 के अंतर्गत है। ठीक है। यह जो नाटक, इसका विषय जो है वह भारतीय राजनीति का यथार्थ रूप जो है वह दिखाया गया है। इसमें अपराधी, पुलिस प्रशासन और नेताओं के आपसी गठजोड़ को दिखाता है यह नाटक कि इन तीनों का जो गठजोड़ हो जाता है और आम जनता पर इसका क्या प्रभाव धीरे धीरे पड़ता रहता है। आम जनता कैसे प्रताड़ित होती है, आम लोग कैसे इससे परेशान रहते हैं, वो इस नाटक में उन सब दृश्यों को, उन सब बातों को दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इसके कुछ मुख्य पात्र भी थे, वो हमने देखे थे। और इसमें जो उसके मुख्य बिंदु जो है, इसमें इसके यह एक राजनीतिक नाटक है। यथार्थ शैली का इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया। जो यथार्थ में घटित घटनाएं हैं उनको दिखाया गया, कैसे कैसे राजनीति, प्रशासन नेताओं के गठजोड़ है उस चीज़ को दिखाया गया है। और जिसका जो क्षेत्र है वह एक सरोहा ग्राम है, सरोहा। ठीक है। और इसमें इमरजेंसी के बाद जो है, जो इमरजेंसी 1978 के आसपास के समय की घटना को इसके अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। जो इमरजेंसी का समय था 1978 का, उसके आसपास की घटना को इसके अंतर्गत दिखाया गया है। और इसका सर्वप्रथम मंचन जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो नई दिल्ली में स्थित है, अप्रैल 1982 में इसका प्रथम मंचन हुआ था नई दिल्ली में। इसके जो निर्देशक थे वो श्रीमती अमाल अलाना जी हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसके जो निर्देशक हैं श्रीमती अमाल अलाना जी हैं। और इसकी जो मंच सज्जा जिन्होंने इसकी की है वो श्री निसार अलाना जी हैं। आप इन छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नाटक की तरफ जो हमने देखा था। या एक बार जो पात्र है इसको उनको एक बार देख लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद नाटक को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो मुख्य पात्र जो हैं, दास साहब जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान के, और सुकूल बाबू जो है या भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और विरोधी पार्टी के नेताजी हैं। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं अप्पा साहब जी। पांडे जी दास साहब के निजी सचिव हैं। पांडे जी दास साहब के निजी सचिव हैं। लखन दास साहब का विश्वास पात्र है और जो सरोहा चुनाव जो हो रहा है उसके लिए प्रत्याशी है, वो उसमें खड़ा हुआ है चुनाव के लिए, लखन। तो ये ध्यान रखें, अगर ये पूछा जाता है कि सरोहा गांव के लिए जो वर्तमान में जो चुनाव के लिए जो प्रत्याशी है उसका क्या नाम है, तो वो लखन है। जमुना बहन दास साहब की पत्नी है। सक्सेना एसपी है। सिन्हा डीआईजी, जिन्हें डीआईजी सिन्हा कहा गया है नाटक में। दत्ता बाबू मशाल जो पत्रिका है, और यह साप्ताहिक पत्रिका है, इसको भी ध्यान रखें, पूछा जा सकता है पेपर में कि जो मशाल पत्रिका है वह किस पर आधारित थी, किस वर्ग की थी, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक। तो जो मशाल पत्रिका है वह साप्ताहिक पत्रिका है। भवानी जो है मशाल का सहायक संपादक है। भवानी मशाल का सहायक संपादक है। नरोत्तम जो है मशाल का प्रेस रिपोर्टर है, नरोत्तम। तो ध्यान रखें आप इसको। महेश जो है रिसर्च स्कॉलर है। महेश रिसर्च स्कॉलर है जो सरोहा में आया हुआ है अपनी रिसर्च के लिए। रत्ती जो है दास साहब का पीए है, रत्ती। मोहन सिंह
पुलिस कांस्टेबल है मोहन सिंह, और बिसु बिसु हरिजनों का हमदर्द है और जिसकी हत्या कर दी गई है बिसु की। अब ये इम्पोर्टेंट पात्र है बिसु, ध्यान रखें, जो मार दिया गया है। हीरा बिसु का पिता है। बिंदा बिसु का अभिन्न मित्र है बिंदा, और रुकमा बिंदा की पत्नी है रुकमा। जो लास्ट में इन दोनों को ही प्रदर्शित कर दिया जाता है कि रुकमा के अवैध संबंध थे बिसु से, तो जिस कारण से बिंदा ने उसकी हत्या कर दी गई है। तो लास्ट में ये नाटक यहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाता है इसको दिखाकर, जहाँ ये तीनों पुलिस प्रशासन, नेता और ये अपराधी तीनों ही बच जाते हैं, और लास्ट में जो फंसता जो है वह बिंदा फंस जाता है। उसके बाद जोरावर जो है ये भी महत्वपूर्ण पात्र है। सरोहा का जमींदार है, और नया जो है वो धनाढ़ किसान है। काशी सुकूल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है। काशी थानेदार सरोहा का थानेदार है, जोरावर का चंचा है। लठैत जोरावर का आदमी है। लड़की जोरावर की, ठीक है, एक लड़की का पात्र है इसमें, लड़की जोरावर की लड़की है। और जोगेश्वर साहू सरोहा का बनिया है, जोगेश्वर साहू। तो इन सभी पात्रों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इन सभी को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पात्रों से तो प्रश्न बनता ही बनता है, चाहे किसी भी नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी, किसी से भी पूछा जाए, पात्रों से पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने जो नाटक हमारा मेन इसका कथ्य वहां देखते हैं। दृश्य 5, दा साहब का कमरा है, ये ध्यान रखें। दृश्य 5 का जो स्थान जो दिखाया गया है वो क्या है, दा साहब का कमरा है। पांडे जी, दा साहब और अप्पा साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं। अप्पा साहब, हाँ सुना मैंने भी कि सुकूल बाबू की मीटिंग में कुछ गड़बड़ हुई, दंगा फसाद भी हुआ है, लेकिन आसपास के गांवों का दौरा करते करते वक्त रात ही लौटा हूँ। क्षणिक विराम हो जाता है। सुकूल बाबू की रैली की तैयारियां तो बड़ी धूमधाम से हो रही हैं। फिर से सुकूल बाबू के लिए लोगों का उत्साह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ी चिंता भी। कौन कहता है ये? दा साहब जी कहते हैं। पांडे जी, 2 समय का खाना और 5 रुपये प्रति व्यक्ति तय हुआ है। बच्चों तक को 2-2 रुपये दिए जाएंगे। उत्साह उसी को लेकर है। लोगों का क्या है साहब, एक दिन मजदूरी नहीं की और पूरे कुनबे ने मौज कर ली। दा साहब क्षोभ के साथ, किस घटिया स्तर पर उतर आई है राजनीति। किराए की रैलियां तो स्कूल बाबू ने अपने पिछले चुनाव में भी बहुत करवाई थी, पर क्या हुआ? अप्पा साहब, लेकिन उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर नहीं लगता आपको? तब लोगों में हमारे लिए बड़ा जोश था, उत्साह था, लेकिन आज क्या है? आज नहीं है। क्योंकि किसकी? बिसु की हत्या के कारण। तब लोगों में हमारे लिए बड़ा, अगर सच्चाई को नज़रअंदाज न करें तो मानना होगा कि लोगों में काफ़ी निराशा है, असंतोष है। विरोधी पार्टी तो इस स्थिति का पूरा फ़ायदा उठाएगी। दा साहब, विरोधी पार्टी फ़ायदा उठाए या तो समझ में आता है, उसके लिए आदमी तैयार भी रहता है, लेकिन अगर अपने ही लोग क्षणिक विराम से बिसु की मौत की एक निहायत ही मामूली सी घटना को लेकर दिन रात तक बड़ी उखाड़ पछाड़ वाली मीटिंग होती रही, 2 रात तक बड़ी उखाड़ पछाड़ वाली मीटिंग होती रही, लेकिन लोचन के घर मंत्रिमंडल गिराने तक की बात भी उठी। आप ही बताएं, इस महत्वपूर्ण चुनाव के मौके पर अपने ही लोगों का यह रवैया कहाँ तक उचित है? जरूरी नहीं है कि इस समय सारी पार्टी एकजुट होकर काम करे। अप्पा साहब परेशान से, जानता हूँ लोचन को कितना समझाता भी रहता हूँ, लेकिन अब उसके भी अपने तर्क हैं। दुर्भाग्यवश इधर कुछ ऐसी स्थितियां उभर कर सामने आ रही हैं जिससे लगता है जैसे हम खेत मालिकों को प्रश्रय दे रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लोचन की शिकायत ही यह है कि क्या यही थे हमारी पार्टी के उद्देश्य? जो लोचन जो था वो थोड़ा सा समान भाव का था, क्योंकि इसमें जो था जो हरिजन की बस्ती जो जला दी गई थी और उसमें कुछ लोग मारे गए थे, तो जो
समाज भाव के समानता को लेकर जो चलने वाले कुछ लोग थे, तो उनमें मनमुटाव होने लग गया था। तो उस चीज़ को बताया गया, उनमें से लोचन भी एक थे। दा साहब आवेशहीन ठंडे स्वर में, उद्देश्य तो शायद यह भी नहीं थे कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित को पार्टी की एकता और हित के ऊपर रखेंगे। अगर सचमुच कोई शिकायत थी तो चुनाव के बाद बैठकर हम बात कर सकते थे, लेकिन ऐन इस मौके पर इन बातों को उठाने का मतलब बहुत साफ है कि अनुचित दबाव डालकर यह सौदा करना चाहता है। अप्पा साहब, आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं। दा साहब, लोचन के मन में स्वार्थ की बात इतनी नहीं है। वह तो दा साहब, अपना भाव बढ़ाने के लिए विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं। अभी गृह विभाग सौंप दूं लोचन के हाथ में तो सारे विरोध शांत हो जाएंगे। अप्पा साहब, देखिए दा साहब, मैंने तो आपको तभी कहा था कि गृह विभाग अपने हाथ में रखकर आप कुछ लोगों की नाराजगी मोल लेंगे। 2-3 लोगों की नज़र भी लगी हुई है गृह विभाग पर, लेकिन लोचन उन लोगों में से नहीं है। गरीब तबके के लिए सचमुच उसके मन में बहुत तड़प है। कौन कह रहा है ये सब? अप्पा साहब कह रहे हैं। दा साहब हल्के से व्यंग के साथ, वित्त मंत्री चौधरी भी तो साथी है लोचन के, दाएं हाथ ही बने हुए हैं आजकल, तो उनके मन में भी बहुत तड़प होगी इस तबके के लिए, और इसलिए शायद घरेलू उद्योग योजना के लिए पैसा देने में उन्हें आपत्ति हो रही थी। अप्पा साहब, चौधरी तो लखन को खड़ा करने से नाराज है। आपका विशेष आग्रह था इसलिए मैं तो खैर मान गया, पर कई लोगों को इस बात की शिकायत है कि सुकूल बाबू के मुकाबले में हमारी पार्टी की तरफ से भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए था, जिसका कोई राजनैतिक करियर रहा हो, कोई स्टैंडिंग हो। दा साहब, और सबसे महत्वपूर्ण आदमी शायद चौधरी का अपना आदमी था। क्षणिक विराम से, लखन ईमानदार तो है, उसमें निष्ठा तो है, जो इस राजनीतिक करियर और स्टैंडिंग वालों में देखने को भी नहीं मिलती आज। क्षोभ और वितृष्णा के साथ इन 10 महीनों में जो आचरण देखा है, जैसी लिप्सा और पद लोलुपता देखी है। अप्पा साहब, आप सोचते हैं मुझे कम तकलीफ है इन बातों की, लेकिन जहाँ 10 लोग हैं तो निश्चित समझिए कि उनके 10 तरह के मन होंगे, 10 तरह की आकांक्षाएं होंगी, 10 तरह के असंतोष भी होंगे, और हमें सबको साथ लेकर चलना है। मजबूरी यह है हमारी, उन सबकी सहमति और संतोष में ही अस्तित्व है हमारा। इसलिए कहता हूँ दा साहब कि जहाँ तक संभव हो हम अधिक से अधिक लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करें। जो राजनीतिक नेता करते हैं वो संतुष्टि देते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता। दा साहब, लेकिन संतोष यदि सौदेबाजी पर टिका हो तो? अप्पा साहब, नहीं दा साहब, बात सिर्फ सौदेबाजी की नहीं है। दरअसल उनका असंतोष टिका है जनता के असंतोष पर, जनता में उनकी बिगड़ती इमेज पर। आखिर वोट तो जनता से ही लेने हैं। अब इस बीसू वाली बात को ही लीजिए, कितना तनाव है लोगों में। बहुत ज़रूरी है कि उन्हें इस समय संतुष्ट किया जाए। पांडे जी, इसी समय पांडे जी भी बोलते हैं भाई, उन्हें ही बोलना ज़रूरी है। जी बोलिए आप भी पांडे जी। लेकिन साहब, इस बार तो संयोग से मैं वही था, किसी तरह की कोई ढील हुई ही नहीं। तुरंत हमारे सारे बयान हुए और मसाला डीआईजी के हाथ में सौंप दिया गया कि वो खुद रिपोर्ट तैयार करे। अप्पा साहब, लेकिन डीआईजी अपनी रिपोर्ट तो थानेदार के लिए हुए बयानों के आधार पर ही करेंगे। लोगों की तकलीफ ही यह है कि डर के मारे थानेदार के सामने किसी ने कुछ कहा ही नहीं। रत्ती का प्रवेश। रत्ती, दत्ता बाबू आए हैं। रत्ती, दत्ता बाबू आए हैं साहब। दा साहब, बिठाओ उन्हें। रत्ती का प्रस्थान। अप्पा साहब, मैं तो समझता हूँ दा साहब कि इस घटना से हमें भी एक मौका मिल रहा है अपनी इमेज सुधारने का। जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है। वाह भाई वाह। जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है। इम्पोर्टेंट लाइन है। अप्पा साहब क्या कहते हैं? अप्पा साहब की लाइन है ये,
मैं तो समझता हूँ दास साहब की इस घटना से हमें भी एक मौका मिल रहा है अपनी इमेज सुधारने का। जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है। इस बार संतुष्ट हो गए तो आगजनी का घाव भी भर जाएगा। आगजनी कौन सी? जो हरिजन की बस्ती को जलाया गया था, जो लोगों के साथ में, जिसमें जो बस्ती थी, जो उसमें घर थे उसके, और उन घरों में लोग थे, जो 7-8 हरिजन लोग थे, वो भी साथ में जलकर मर गए थे। इस बार संतुष्ट हो गए तो आगजनी का घाव भी भर जाएगा और पार्टी के भीतर जो लोग इमेज को लेकर परेशान हैं उन्हें भी शांत किया जा सकेगा। इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए हमें। दास साहब किसी गहरे गहरे सोच में उबरते हुए, किसी गहरी सोच में से उबरते हुए, आप पार्टी के लोगों को संभालने की कोशिश करिए अप्पा साहब। बहुत ज़रूरी है इस समय कि हम आपसी मतभेद भुलाकर अपनी सारी शक्ति इस चुनाव पर ही केंद्रित कर दें। अप्पा साहब, अच्छा तो इस समय मैं चलूँ और लोगों से भी मिलना है। इस विषय में आपसे जल्दी ही बात करूँगा। दास साहब, कल फ़ोन करके समय तय कर लूँगा और मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा। दास साहब साथ साथ चलने लगते हैं। अप्पा साहब रोकते हैं। बस बस। पांडे जी गाड़ी तक छोड़ने के लिए साथ साथ जाते हैं। दास साहब कुछ देर सोचते रहते हैं, फिर फ़ोन उठाकर रत्ती से, दत्ता बाबू को भेजो और देखो 5-7 मिनट में डीआईजी सिन्हा से मेरी बात करवा देना। दत्ता बाबू का प्रवेश। दत्ता बाबू, नमस्कार दास साहब। दास साहब, चेहरे का भाव बदल गया, हल्के फुल्के ढंग से, आइए दत्ता बाबू आइए। पर इस समय कैसे? दत्ता बाबू जी, वो आपने याद फरमाया था पांडे जी ने कहा कि आपने याद फरमाया है। दास साहब, हाँ भाई, मैंने ही मिलने के लिए बुलाया था। एक बार समय मांगा था आपने इंटरव्यू के लिए, दे नहीं पाया था। समय के अभाव की बात तो अपनी जगह थी ही, पर मैं चाहता भी नहीं था। दास साहब। दत्ता बाबू बहुत चक्क भाव से, जी। दास साहब, उस समय कहने को था ही क्या मेरे पास? मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मेरे शासन काल में ये होगा, वो होगा, पर ये क्या हो गया? ये गा गे गी वाली भाषा मुझे बोलनी नहीं आती। अरे भाई, पहले कुछ कर लो, फिर उस पर बात करो। आलोचना करने को कहो खुलकर। दत्ता बाबू, तो फिर आप सुविधा से समय दें या अभी? डैश। दास साहब, बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू। दत्ता बाबू, जी मैं तो सोचता हूँ। दास साहब, अपने दूसरे कर्तव्यों के बारे में सोचे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा दत्ता बाबू? मंत्रियों के इंटरव्यू छापने से कहीं महत्वपूर्ण भूमिका होती है पत्रकारों की, विशेषकर प्रजातंत्र में। यदि उसे सही ढंग से निभाया जाए तो देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसकी है? दत्ता बाबू, दास साहब की है। दास साहब की लाइन है, ध्यान रखें कि अपने मंत्रियों के इंटरव्यू छापने से कहीं महत्वपूर्ण भूमिका होती है पत्रकारों की, विशेषकर प्रजातंत्र में। मंत्रियों के इंटरव्यू छापने से कहीं महत्वपूर्ण भूमिका होती है पत्रकारों की, विशेषकर प्रजातंत्र में। कौन कहता है ये? दास साहब। दत्ता बाबू, जी जी जी, ये तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। दास साहब, देखिए, लोगों ने भरोसा करके कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं, चाहता हूं उन्हें पूरा करूं, लेकिन सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए बुद्धिजीवियों से। तो आप तो खुद ही बुद्धिजीवी हैं दास साहब। दत्ता बाबू गदगद भाव से, अरे दास साहब हुक्म कीजिए आप। दास साहब, हुक्म? मेरे हुक्म पर चलकर वजूद रख सकेंगे आप अपना? खैर छोड़िए, लेकिन आप लोगों का सहयोग मांगूं इससे पहले ज़रूरी है कि आप लोगों की परेशानियां जानूं। क्षणिक विराम से, अब किसी तरह का कोई अंकुश तो महसूस नहीं होता, कोई दबाव? दत्ता बाबू, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात के लिए तो बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। दास साहब, भूल जाइए इस भाषा को। अखबारों की स्वतंत्रता पहली शर्त है प्रजातंत्र की। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दास साहब की।
दास साहब की बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, क्या कहते हैं कि अखबारों की स्वतंत्रता पहली शर्त है प्रजातंत्र की। तो अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं और महाभोज नाटक से कोई प्रश्न बनता है और बड़ी बड़ी बातें उसमें कही जाती हैं, ज़्यादातर जो है दास साहब के मुख से ही वो बातें निकलवाई गई है। सिर्फ बातें ही बड़ी बड़ी हैं दास साहब की, लेकिन करते बड़ा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो बड़ी बड़ी जो बातें कहलवाई गई हैं वो दास साहब के मुख से ही महाभोज नाटक में कहलवाई गई। तो अगर कोई प्रश्न का आंसर आपको ना आ रहा हो तो आप यहाँ भी इसको देखकर आंसर लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, दास साहब क्या कहते हैं, अखबारों की स्वतंत्रता पहली शर्त है प्रजातंत्र की। महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखें आप इसको। दत्ता बाबू क्या कहते हैं, बिल्कुल वह तो है ही। दास साहब, खुलकर टिप्पणी कीजिए, हम गलती करें तो खुलकर निंदा भी कीजिए। भाई मैं तो कबीर के दोहे का कायल हूँ, निंदक नियरे राखिए। तो किसका दोहा ये, निंदक नियरे राखिए, कबीर का। और किस नाटक में आया है ये, तो महाभोज नाटक में इस दोहे को दिखाया गया है कि निंदक नियरे राखिए। जो निंदक हो, ठीक है, जो दुश्मन हो, जो हमारे विरोधी हो, उनको हमें क्या अपने नज़दीक ही रखना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, किसका दोहा है ये, कबीर का दोहा है और महाभोज नाटक में आया है। और किसने कहा ये, दास साहब के मुख से ये कहलाया गया है कि निंदक नियरे राखिए। निंदक हमेशा ज़्यादा हितैषी होता है, लेकिन स्वभाव है आदमी का प्रशंसा ही अच्छी लगती है उसे। खैर कोई परेशानी नहीं। दत्ता बाबू हिचकिचाते हुए, जी परेशानियां तो हैं, लेकिन कैसे कहें। दास साहब, लेकिन कहिए कहिए। दत्ता बाबू, देखिए दास साहब, आप तो जानते ही हैं, मेरा मतलब है कि सही भूमिका निभाने की भी कुछ अनिवार्यताएं होती हैं। दास साहब, जैसे। दत्ता बाबू, जैसे अब अखबारों की ही बात लीजिए। यह सही है कि अखबारों की भूमिका बहुत अहम होती है, जिसको निभाने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा जरूरी है। तो ये कौन कह रहा है, ये दत्ता बाबू। यह सही है कि अखबारों की भूमिका बहुत अहम होती है, जिसको निभाने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा जरूरी है, जो वर्तमान समय में भी नहीं हो रहा है। निष्ठा तो अब बची ही नहीं। लेकिन यह तो आप भी मानेंगे कि अखबार से हम लोगों की निष्ठा ही नहीं, आजीविका भी जुड़ी होती है। हम यह निष्ठा बनी रहे, इसका काफ़ी उत्तरदायित्व सरकार पर भी है। कौन कहता है ये, दत्ता बाबू। दास साहब, तो आप चाहते हैं कि सारे अखबार सरकार चलाए। दत्ता बाबू, जी नहीं, चलाइए नहीं, लेकिन इतनी सुविधा तो दें कि वो चलते रहें। दास साहब, सुविधा। दत्ता बाबू, दास साहब, आप नहीं जानते कि बिना सरकारी विज्ञापनों और कागज़ के कोटे के मशाल को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। दास साहब, पर मैंने तो कागज़ और विज्ञापनों पर से सारी पाबंदियां हटा दी थी, फिर आपको कोटा क्यों नहीं मिल रहा। दत्ता बाबू, जी बात यह है दास साहब कि बीच के लोग फाइलबाजी और भी बहुत से चक्कर होते हैं, अब आप तो जानते ही हैं। दास साहब, ओह, सोच में पड़ जाते हैं। इसलिए चाहता हूँ कि जब भी समय मिले स्वयं लोगों से मिलूं, उनकी परेशानियां जानूं, बीच का यह तंत्र ही खत्म करूं। फ़ोन का बजर बजता है। दास साहब फ़ोन उठाते हैं। डीआईजी, अच्छा दो। हाँ सिन्हा कहिए। सरोहा की रिपोर्ट तैयार हो गई, अच्छी तरह छानबीन करके खूब गौर से देख लिया है ना सारे मामले को। सारे बयान और प्रमाण इसी नतीजे पर पहुंचाते हैं। डैश डैश, ठीक। कुछ सोचते हुए, अच्छा देखिए, आप इस केस की फाइल लेकर अभी मेरे पास आइए और साथ में किसी ऐसे अफसर को लेकर आइए जो गांव वालों का विश्वास जीत सके, उन्हें संतुष्ट कर सके। आप आइए तो। दास साहब सोच में पड़ जाते हैं, उनकी आंखें शून्य में टंग जाती हैं। क्यों दत्ता बाबू, आपका क्या ख्याल है सरोहा वाली इस घटना के बारे में। दत्ता बाबू, वो विशेषण नाम के किसी नौजवान की हत्या का मामला। दास साहब, हत्या का मामला। चुभती नजर से देखकर, हत्या के प्रमाण मिल गए आपको।
दत्ता बाबू जी नहीं, वो वहाँ के लोग कहते हैं ना ऐसा ऐसा। दा साहब वहाँ के लोग नहीं दत्ता साहब, विरोधी पार्टी के लोग इसी समझ के साथ निभाएंगे आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। दत्ता बाबू जी वो हमारा रिपोर्टर ऐसे ऐसे कह रहा था, उसने रिपोर्टिंग की है। दा साहब सड़क पर बेबुनियाद अफवाह फैलाने वाले और एक जिम्मेदार पत्रकार में बहुत अंतर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है दा साहब, सड़क पर बेबुनियाद अफवाह फैलाने वाले और एक जिम्मेदार पत्रकार में बहुत अंतर होता है, होना चाहिए। दत्ता बाबू डीआईजी की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि लड़कों ने आत्महत्या की, लेकिन विरोधी पार्टी के लोग इस मामूली सी घटना को हथकड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, विराम क्षोभ के साथ, जरा से स्वार्थ के लिए लोगों की शांति और सद्भावना के साथ ऐसा खिलवाड़। दत्ता बाबू संकोच से जी बहुत अनुचित है ये। दा साहब पर कौन उंगली उठाता है इस अनुचित पर, जिसमें रह गया ये नैतिक बोध, किसमें रह गया ये नैतिक बोध। विराम से दत्ता बाबू इस जर्जर सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए समाज के हर वर्ग का योगदान आवश्यक है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। अब यही देखिए, हमने घरेलू उद्योग योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन इन्हें लोगों तक पहुंचाने, लोगों को इनका महत्व समझाने तथा इनके लिए वातावरण तैयार करने का काम आप लोगों का है। लीजिए यह जिम्मेदारी। दत्ता बाबू जी ये तो फर्ज है हमारा। दा साहब केवल कहने से नहीं होता दत्ता बाबू, मन में बड़ा गहरा लगाव होना चाहिए गरीब तबके के लिए। वो आज है किसमें? नेता इस तबके की बात करता है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। आप इसकी खबरें छापते हैं सिर्फ अपने अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए। दत्ता बाबू जी सिटपिटा जाते हैं। दा साहब पढ़े हैं मैंने आपके अखबार के कुछ अंक, इतना सनसनीखेज और चटपटा होता है गरीबों का दुख, उनकी तकलीफ। दत्ता बाबू नहीं 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 जी वो ऐसा नहीं है ऐसा। दा साहब जो हुआ उसकी सफाई नहीं मांग रहा, बस इतना याद रखिए कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी कतई नहीं होता। हमें स्वतंत्रता ही नहीं जिम्मेदारियां भी मिली हैं। कहते हुए दा साहब पास रखी एक फाइल खींच लेते हैं। दत्ता बाबू इसे अपने लिए उठने का संकेत समझकर उठते हुए। दत्ता बाबू अच्छा जी तो फिर मुझे आज्ञा दें। दा साहब चलेंगे? अच्छा चलिए। वो कागज़ वगैरह की कुछ परेशानियां बता रहे थे आप, रत्ती से बात कर लीजिए। दत्ता जैसे हर्ष और कृतज्ञता से गूंगा हो गया। दत्ता बाबू बहुत बहुत शुक्रिया दा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने लगता है तो दा साहब फिर टोक देते हैं। दा साहब लेकिन आया कीजिए कभी कभी, आपका और हमारा संवाद बना रहना चाहिए। आप दर्पण है हमारे, कुछ धुंधले अवश्य हैं, लेकिन बुरा मत मानिएगा। क्या करूं, अपने को रोक नहीं पाता, बुद्धिजीवियों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करता हूं शायद। दत्ता बाहर रत्ती के पास जाता है। सिन्हा और सक्सेना आते दिखाई देते हैं। दत्ता बाबू आश्चर्य से, वाह सिन्हा साहब कमाल, अभी फ़ोन पहुंचा और अभी आप दोनों हाजिर। सिन्हा मुस्कुराकर, प्रोप्टनेस दाई नेम इज़ पुलिस, क्या लिखा है समझ नहीं आया। प्रॉप्टनेस दाई नेम इज़ पुलिस, दा नेम होगा, इस प्रोपेटनेस द नेम इज़ पुलिस होगा। दत्ता बाबू हाँ आज तो आप ज़रूर कह सकते हैं। वैसे इस बार सरोहा वाले मामले बड़ी मुस्तैदी दिखाई आप लोगों ने, चट तहकीकात और पट रिपोर्ट। सिन्हा हमसे ज़्यादा मुस्तैदी तो आपने दिखा दी, हमारी रिपोर्ट तो आई भी नहीं और आपने छाप दिया रहस्यात्मक हत्या। दत्ता बाबू बस बस बड़ी गलती हो गई इस बार। आपकी रिपोर्ट कब मिलेगी? सिन्हा कल से लीजिए और जाकर आत्महत्या करिए। अब दोनों मुस्कुराते हैं। सिन्हा फाइल सामने करके, सर ये फाइल है और ये एसपी सक्सेना सक्सेना एक बार फिर से सैल्यूट करता है। दा साहब ऊपर से नीचे तक उसका मुआयना करते हैं। दा साहब फाइल को अपनी तरफ खींचकर, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? सिन्हा सर इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। दा साहब सारे बयान और प्रमाण इसी नतीजे पर पहुंचाते हैं, किसी तरह का कोई संदेह तो नहीं। सिन्हा नो सर यह तो बहुत ही सीधा केस है, नो कॉम्प्लिकेशन। दा साहब तब फिर इसको लेकर सरोहा में इतना तनाव क्यों? गांव में इस तरह की चर्चा है कि पुलिस के डर से पूरे बयान नहीं दिए लोगों ने, क्या यह सच है? नहीं। सिन्हा नो सर बिल्कुल नहीं, ये तो। दा साहब पुलिस के सामने यदि जनता डरती
ये तो शर्म की बात है, या पुलिस के लिए भी और मेरे अपने लिए भी। सिन्हा, लेकिन सर ऐसी कोई बात ही नहीं है, सबके बयान है इस फाइल में। आप तो जानते हैं सर, चुनाव के मौके पर इस तरह की बात फैलाकर विरोधी पार्टी के लोग बिला वजह भड़का रहे हैं लोगों को। डा साहब, तो हमें उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। मिस्टर सक्सेना, मैं चाहता हूं कि आप सरोहा जाकर एक बार फिर से तहकीकात करें इस मामले की। सिन्हा आश्चर्य और परेशानी से, फिर से तहकीकात? लेकिन सर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ध्यान और मेहनत से रिपोर्ट तैयार की है सर। मैंने इसमें शक शुबह की कोई गुंजाइश ही नहीं। आप एक बार देखेंगे सर तो आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। दा साहब, मुझे किसी तरह कोई संदेह नहीं है मिस्टर, आपकी मेहनत में ना आपकी रिपोर्ट में, लेकिन मैं मन में इस तरह की भावना कि मैं लेकिन मेरे मन में इस तरह की भावना है कि हमें उसे भी सिन्हा के चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव उसे भी दें। सक्सेना, एक बात का ध्यान रखिए कि गांव में किसी के साथ किसी तरह की सख्ती ना हो। इस तरह पेश आइए कि हिम्मत और हौसला बढ़े लोगों का, वे बिना डर और झिझक के अपनी बात कहें। सक्सेना, यस सर। दा साहब, एक एक शब्द पर जोर जोर देकर हमें विश्वास जीतना है लोगों का, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना आतंक जमाने वाला पुलिस रवैया यहीं छोड़कर जाएं। सिन्हा, आप चिंता न करें सर, ही इज़ द राइट पर्सन सर। दा साहब, यह तो इनका काम बताएगा। सक्सेना, आप निश्चित रहिए। आप निश्चित रहिए सर, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको संतुष्ट कर सकूं। दा साहब, मुझे नहीं, वहाँ के लोगों को। फ़ोन का बजर बजता है। दा साहब उठाते हैं। उधर से रत्ती, आपकी मीटिंग का समय हो रहा है साहब। फ़ोन रखकर सक्सेना से, 14 तारीख को मैं सरोहा जा रहा हूँ। तो देखो, सरोहा की तारीख जो दा साहब ने तय की थी, किस दिन की थी? 14 तारीख को, ठीक है, ये ध्यान रखना। दा साहब ने जो सरोहा में तारीख तय की है अपने भाषण की, तो वो क्या थी? 14 तारीख थी। वहाँ कहकर आऊँगा लोगों से। उसके दूसरे दिन से ही आप अपना काम शुरू कर दीजिए। लोगों को किसी तरह की शिकायत का मौका न मिलना चाहिए। उठते हैं, दोनों सैल्यूट ठोकते हैं। दा साहब एक कदम आगे बढ़कर पीछे मुड़कर, और देखिए, यूँ तो गांव वाले बड़े सीधे और सरल होते हैं, पर मन में जहर भर दिया जाए तो खतरनाक भी हो जाते हैं। कभी कभी सावधान रहिए, भीतर जाने वाले दरवाजे से चले जाते हैं। सिन्हा, हल्की सी परेशानी, या फिर से तहकीकात? फाइल कल मिल जाएगी। वैसे कोई खास बात नहीं, 4 साल तक जेल काट कर आया था यह लड़का, तब से बेकार गांव के लोग इसे आवारा और अनडिजायरेबल एलिमेंट समझते थे। भला जेल जाने से पहले कुछ प्रेम वेम का चक्कर भी था। लौट कर देखा लड़की की शादी हो गई, बेकारी, भुखमरी और प्रेम में निराशा, सिनिक हो गया था, और बस ए वेरी सिंपल केस। सक्सेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर कि मामले की तह तक जाऊं। और सिन्हा, बात कर रिपोर्ट तैयार है सक्सेना? तुम्हें सिर्फ वहाँ के लोगों का विश्वास जीतना है। सक्सेना, चेहरे पर असंतोष और दुविधा का भाव। लेकिन सर, यदि सिन्हा, हमेशा की तरह चीज़ों को उलझाओ मत सक्सेना, दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ। दा साहब ने बुलाकर काम सौंपा है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। चलो। सिन्हा 2 कदम आगे बढ़ जाता है। परेशानी और असमंजस में डूबा सक्सेना वहीं खड़ा रहता है। सिन्हा मुड़कर पीछे देखता है तो सक्सेना एकाएक जैसे सचेत होता है और सिन्हा के पीछे पीछे चल देता है। अंधकार। चलिए जी, 5वां दृश्य भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम जो इसका नेक्स्ट छठे दृश्य से जो छठा दृश्य होगा इसका, अगली क्लास में इसको हम देखेंगे। और इसको इतने आप पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट जो इसकी लाइंस थी, कथन थे, उन्हें भी ध्यान रखिएगा, पात्र भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आगामी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, धन्यवाद।